तो एक बार फिर मैं आया हूं आपको अपने इस प्रोग्राम दी मुकेश खन्ना शो में शामिल करने के लिए। ये वो शो है जहां पर हम देश भर के लोगों से मुलाकात करते हैं, देश भर के शख्सियत को, महानुभावों को, चाहे वो 8 फुट 1 इंच का हो, आपने उनसे भी मुलाकात की। मैं कोशिश करूंगा, दुनिया के आई थिंक सबसे छोटी एक बच्ची है, मैंने सुना है लड़की है, कोशिश करूंगा 8 फीट 1 इंच को आपने देख लिया, अब मैं उनको भी लाने की कोशिश करूंगा। और बीच में मैं लाते रहता हूं अलग अलग तरह के किरदारों को। आज मैं फिर से अपनी उस एक अच्छी कड़ी जो शुरुआत की थी हमने सावरकर जी के लिए हमने उनके पोती को बुलाया था, उसी परंपरा में मैं आज बुला रहा हूं। आपने तो खुद ऑलरेडी पढ़ भी लिया है। हम उनसे जानेंगे उस महान योद्धा के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपने शरीर का कुर्बान करने में किंचित मात्र भी नहीं सोचा। क्यों उन्होंने जान दी? क्या थे वो? अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे, खुद का काम कर सकते थे। क्यों वो अंग्रेज़ों के लिए लड़े, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और देश को आज़ाद किया और अपनी ज़िंदगी गंवा दी, छोड़ दी। अपने आप को उन्होंने पूरे का पूरा समर्पण कर दिया। जानते हैं, मैं चाहता हूं उन्हीं के परिवार के चौथे पीढ़ी के आफाक उल्ला खान जी से, सुनते हैं उनके मुंह से कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे। तो चलिए मिलते हैं आफाक उल्ला खान जी से। आइए, आदाब। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप आए, बहुत सी चीज़ें आपसे पूछनी है अशफाक उल्ला खान जी के बारे में। आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि एक ऐसे महायोद्धा की कहानी है जिसके बारे में हमारे देश के लोगों को कम मालूम है। हमारे देश की आज की भी विडंबना ये है कि हम एक परिवार को जानते हैं, देश को नहीं जानते। वैसे ही क्रांतिकारियों के बारे में मेरी शिकायत रही है कि हम क्रांतिकारियों के बारे में क्यों नहीं जानते साहब, जिनकी वजह से हम नींद करते हैं आज, वो एक शिकायत है। उसके बाद फिर कुछ जैसे कि कुछ लोगों के नाम बहुत आते हैं, हज़ारों क्रांतिकारियों ने अपनी जानें दी हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को धीरे धीरे आगे आना चाहिए। तो मैं अशफाक उल्ला जी के लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो पहली बात ये कि आपको क्या लगता है कि उनके बारे में कम लोगों को पता है? जी हाँ, अशफाक उल्ला खां के बारे में जितना होना चाहिए उतना लोगों को अभी नहीं पता है। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये एक देश की मिसाल हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हैं, जिन्होंने मिलकर दोनों शहीद अशफाक उल्ला खां कट्टर मुस्लिम थे। अच्छा। और राम प्रसाद बिस्मिल समाजी थे, पंडित थे। लेकिन इन लोग की दोस्ती जो है मशहूर है साहब, दोनों की। शहीद शाहपुर में एक आर्य समाज मंदिर भी है जहाँ ये लोग बैठते थे, वहीं प्रोग्राम बनाते थे। अशफाक उल्ला खां उसी मंदिर में नमाज पढ़ते थे और ये पूजा करते थे और वहीं खाना खाते थे, वहीं प्रोग्राम बनाते थे देश की आज़ादी के लिए वहाँ। यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ आफाक जी के ये हिंदू मुस्लिम जो हमने यहाँ पर लोगों ने लाके इतना बड़ा कर दिया है, इसमें पॉलिटिशियनों का बहुत हाथ है, वोट बैंक का बहुत हाथ है। हर हिंदू का एक मुस्लिम दोस्त होता था, हर मुस्लिम का एक हिंदू दोस्त होता था। मेरे भी कॉलेज के ज़माने में एक दोस्त हैं जो आज भी मैं उनको याद रखता हूँ। कहीं पर जाके एक दरार पड़ी है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जब वो लोग लड़ाई हुई थी तो उस ज़माने में आज़ादी की लड़ाई थी, जो हिंदू भी आज़ाद होना चाहता था, मुस्लिम भी आज़ाद होना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दोनों के खिलाफ इतना कुछ करके रखा था कि सब त्राही त्राही कर रहे थे। तो उसमें कोई ये नहीं था कि मैं हिंदू हूँ तो ही करूँगा या मैं मुस्लिम हूँ तो मैं नहीं करूँगा। मुस्लिम भी आगे आए, हिंदू भी आगे। इसी बात में मैं जानना चाहूँगा, कुछ और नाम मुझे बताएंगे जिन्होंने क्रांति में पार्टिसिपेट? जी हाँ, हमारे वहाँ शाहजहाँपुर में 1857
से पहली आज़ादी की जंग की शुरुआत हुई, जिसमें रोहिलखंड उस एरिए में मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनका लोग कम नाम जानते हैं, लेकिन उस टाइम 1857 में उनका अंग्रेज़ों से इतना डरते थे कि अंग्रेज़ लोग निकलते नहीं थे। और 1857 में आप समझिए 50,000 रुपए का इनाम था उनके ऊपर जो आज समझ लें आप कहीं आज के हिसाब से जोड़ें तो कितना इनाम बनेगा। तो वो उनका काफ़ी वहाँ वो रहा था। लेकिन हमारे वहाँ पुआएँ एक तहसील लगती है जो शाहजहाँपुर की तहसील है, वहाँ एक राजा होते थे, उन्होंने बुला के उन्हें इसके बनाने के लिए बुलाया कि कैसे करेंगे। उसी में जब वहाँ वो गए तो उन्होंने उन्हें मार दिया। तो उसके बाद उन्हें वहाँ मारा गया, फिर वहाँ से लिखा गया अंग्रेज को कि भाई ये मार दिए गए। तो वहाँ से आया कि भाई मरे भी हैं जिंदा हैं। पहले अंग्रेजों ने कहा पता कर लो, इतना लोग डरते थे। तो फिर पता जब पूरा आ गया, कंफर्म हो गया कि उनकी हो गई, तो अंग्रेज लोग उनकी डेड बॉडी लेके शाहजहाँपुर आ गए। और शाहजहाँपुर आके उनकी गर्दन जो थी, हमारे वहाँ 2 थाने पड़ते हैं, एक सदर एक थाना कोतवाली पुरानी, तो वहाँ कोतवाली में उनकी गर्दन लटका दी गई। तो वहाँ लटका दी। तो वहीं के एक पड़ोस का गांव, एक लोधीपुर गांव हुआ करता था, हाँ है वो भी आज भी है। तो वहाँ के लोगों जब पता चला, वहाँ थे सब लोग, तो उन्होंने कहा ये है। तो रात के 1 बजे करीब सारे लोधीपुर के लोग गए और वहाँ उनकी वो ले आए थे जो सर का जो था। तो बॉडी का तो पता नहीं क्या किया था, बॉडी का पता नहीं उन लोगों ने क्या किया था अंग्रेजों ने। सर लेके आके तो लोधीपुर के पास वहाँ दफना दिया गया, जो आज उनके मदार है जिस पे लोग जाते हैं बराबर। तो ये इतिहास रहा है शाहजहाँपुर का, शाहजहाँपुर का। जी। उसके बाद शहीद अशफाकुल्लाह खां का चला। तो अभी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मुझे कुछ थोड़ा सा इवन पब्लिक को भी जानना चाहेंगे कि उनके जन्म कैसी शुरुआत हुई, क्या करते थे बचपन में, कैसे जुड़े राम प्रसाद बिस्मिल जी से, थोड़ा सा बताएंगे। शहीद अशफाकुल्लाह खां हम लोग बता दें, शाहजहाँपुर में 400 साल पहले ये शाहजहाँपुर जंगल हुआ करता था और यहाँ शाहजहाँ का खजाना निकलता था। जी हाँ, शाहजहाँ का। तो उस टाइम यहाँ पे लूट लिया जाता था, कुछ लोग होंगे लुटेरे यहाँ। तो 400 साल पहले अफगानिस्तान से लोग ला के बसाए गए थे शाहजहाँपुर में, जो अलग अलग जगहों पे, जैसे फौज के लोग 4 यहाँ मकान, 4 मतलब अंग्रेजों ने बसाए कि नहीं, शाहजहाँ ने बसाए कि मेरी ये खजाना न लूटे। हाँ, ना लूटे। तो उस टाइम लेके आए थे। 2 नदियों के बीच का शहर है, बहुत अच्छा। तो यहाँ बसा दिए गए थे 400। शाहजहाँपुर गया हूँ मैं। जी। अच्छा। एक बार मैं इलेक्शन कंपेनिंग के लिए गया बहुत। जी। तो उसके बाद वहाँ कुछ जो थे खत्री लोग हमारे वहाँ हैं, वो भी वहीं से आए थे। वो बैंकर्स थे, उन्हें बीच में रखा था शहर के चारों आसपास फौज के लोग थे। तो आज भी आपकी शाहजहाँपुर की हिस्ट्री आप देखेंगे तो वहाँ मोहल्लों के नाम आप देखेंगे तो आपको एमन ज़ई, खलील शर्की, खलील गरबी, यानी वो अफगानिस्तान वाले नाम आज भी आपको मिलेंगे। वहाँ से पठान लोग आए थे, तो उन्हीं की जनरेशन हम लोग की रही है, उसी में रहे हम लोग। जी। तो उसके बाद फिर जब अंग्रेजों का टाइम आया तो अच्छा, तो शाहजहाँ का मुगल साम्राज्य सब खत्म हुआ। जी। ये बहादुर शाह जफर के था। जी। अंग्रेजों का आया। ठीक है। तो अशफाकुल्लाह खां, हम लोग सब लोग उस टाइम में ज़्यादातर जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन जमींदारी थी। जी हाँ, जिम्मेदारी थी। तो लेकिन अशफाकुल्लाह खां जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, अशफाकुल्लाह खां के बड़े भाई रियासतुल्लाह खां जो थे, उनके दोस्त थे। हाँ, उनके पास आते जाते साथी थे। जी, उनके साथी, उनके पास आ जाता है। लेकिन दिल में जज्बा अशफाकुल्लाह खां के ये अंग्रेजों के जुल्म का देख के बढ़ता गया देश के। तो कई बार उनसे कहा कि तुमका हम आपको नहीं देंगे, आप जमींदार खानदान के हो, आप इस पे काम नहीं कर पाओगे, हमारी अलग एक वो है। तो उनका नहीं, हम करेंगे, हम देश के लिए करेंगे। तो बहुत कहने पे फिर खैर उन्होंने अपनी उसमें इन्हें अशफाकुल्लाह खां को बनाया और इन लोग की बहुत फिर दोस्ती हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्लाह जी दोस्ती हो गई। मैंने सुना उस वक्त कुछ शायरियाँ लिखते थे या जी, और उसी के थ्रू इनकी दोस्ती हुई। जी हाँ, दोस्ती ये मुझे पता लगा, सुना है, मैंने पढ़ा है शायद कि अशफाकुल्लाह खान जी हसरत के नाम पे, जी हसरत वासी, वो हमारे वहाँ एक लखनऊ पास देवा शरीफ है, वहाँ हजरत वासी साहब का एक मज़ार है बहुत पुराना। तो वहाँ के वो मुरीद थे उनके, तो जो लोग मुरीद होते हैं वो वारसी लगाते हैं वहाँ।
तो उनके मुरीद थे वो। ओके। जी जी। तो उसके तो ये थे। और राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये इनके जो दोस्त ये भाई थे, जी जी। वो कहते कि इनकी शायरी जब उस घर में सुनते थे तो वो तेरा कुछ नहीं है, तू मेरे दोस्त की कहानी सुन। जी जी। तो इनको लगा कि कौन है आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, हमेशा तारीफ करते थे, मुझे मिलना है। जी जी। तो हाँ, तो फिर वो कैसे मिले, एक फंक्शन में मिले? इनकी मुलाकात हुई पर ये अशफाकुल्लाह खान जो थे शायर भी थे, उन्होंने लिखा है बहुत से, कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन। क्या बात है ये कि हमारे मरते टाइम हमारे कफन में कोई देश फिर बोलिए। कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। खाके वतन कफन में, हाँ, हमारे कफन में है, उसमें हमारे खाके वतन रख दे कुछ, यही आरज़ू है। ये आरज़ू है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो ये वो लिखते थे। जी जी। और बिस्मिल जी के साथ इनका एक सुना बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। बहुत गहरा हो गया था। ये लोग आर्य समाज एक मंदिर है वहाँ, उसमें ये लोग बैठते थे, वहीं फंक्शन वही प्रोग्राम बनाते थे। अशफाकुल्लाह खान एक साइड नमाज पढ़ते थे, उसी आज मंदिर वो ये आर्य समाज मंदिर शहर के बीचों बीच में है, और वहाँ पे ये अपनी पूजा किया करते थे। लेकिन एक किस्सा हमारे वालिद साहब बताते थे, एक बार हालात कुछ जब इन लोग की दोस्ती थी तो शाहजहांपुर में कभी को बहुत खराब हो गए, हिंदू मुस्लिम की अंग्रेजों ने करवा दिया था। तो शाहजहांपुर में काफी मुस्लिम जो थे वो आर्य समाज मंदिर के ऊपर चढ़ाई कर दी थी मुसलमानों ने। अच्छा। तो शहीद अशफाकुल्लाह खान वहीं उस टाइम मंदिर में थे, यहाँ राम प्रसाद। तो अशफाकुल्लाह खान बाहर निकल के आते हैं, और उनका मौजर था, वो मौजर एक चंद्रशेखर आजाद के पास था, एक मेरे पास था। इत्तेफाक की बात कि हमारे वहाँ चोरी हो गई, वो निकल गया। क्या चीज? मौजर पिस्टल। अच्छा, पिस्टल एक चंद्रशेखर आजाद के पास था। लेकिन क्या चीज समझ नहीं आया? पिस्टल ओके। मौजर की पिस्टल। हाँ, एक चंद्रशेखर आजाद के पास, एक मौजर की पिस्टल। उसकी दूसरा हमारे पास था। वो चोरी हमारे घर पे एक बार हो गई थी, वो उसमें चला गया, क्यों म्यूजियम में देने वाले थे, जब तक वो चला गया वो। खैर, तो अशफाकुल्लाह खान अंदर से निकलते हैं, अपना पिस्टल निकाल लेते हैं और निकाल कह देते हैं कि एक कदम भी कहीं तुम लोगों ने आगे बढ़ाया तो सबकी लाशें यहाँ तुम लोग। तो ये एकता की मिसाल है, समझ लीजिए। अच्छा, क्योंकि जिम्मेदार खाना है तो सब लोग वापस कहे, अरे आप इनकी तरफ बोल रहे हैं, ये उनका नहीं, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहाँ से लाशें सब आप लोग यहाँ पड़ी हुई। पर्सनैलिटी दिखती है, मैंने इनकी जो फोटो दिखती है ना, उस फोटो में भी लगता है कि अच्छे लंबे कदावर, बहुत ही अच्छे लंबे कदावर थे, बहुत अच्छे पर्सनालिटी थी, बहुत दिखती है। जो एक फोटो दिखी, फोटो देखो। और जेल में हमने देखा था इनका, जेल में इनका जब फांसी दी गई थी तो इनका वजन किया गया था, तो उसके बाद इनका वजन बढ़ गया था वहाँ, जब फांसी दी जा रही थी, जेल में रहते जी जी। और जब फांसी पे जब गए थे तो हमारे पास वो कुरान शरीफ रखा हुआ है, तो ये कुरान शरीफ पढ़ते हुए गए थे, गले में डाल के गए थे, वो आज भी मेरे पास है, उनकी उसमें रखा हुआ है। क्या बात है। जी जी। तो ये थे। और अगर हम इनके बारे में अगर कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ काकोरी जी जी डकैती का कांड में जी जी ये किसकी आइडिया थी? ये अशफाकुल्लाह की आइडिया नहीं थी, या उन लोगों की थी। अशफाकुल्लाह ने कहा था कि अभी रुक जाओ, कि अभी अपने संगठन को और मजबूत कर लो, ताकि मजबूत करने के बाद एक साथ ऐसा करेंगे, अंग्रेजों पे धावा बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप डर गए, आप तो उनका पठान आदमी कभी डरता नहीं है, तो हम पहले साथ में। उनका ठीक है, तो वो साथ में गए थे। तो शाहजहांपुर से ये ट्रेन पे बैठ के गए, तो काकोरी पास रोकी, वहाँ उतरे, वहीं पे ताला तोड़ने का जब नंबर आया तो सब लोगों ने उसके ऊपर ताला तोड़ा, तो किसी से भी नहीं टूटा। तो अशफाकुल्लाह खान पूरी कचौड़ी वालों से तुमसे मजाक में कहा कि ताला नहीं टूटे लाओ, तो एक घन मारा तो ताले के 3-4 टुकड़े हो गए थे। जी जी। क्या बात है। ये काकोरी जो डकैती हुई थी, उसके पीछे मकसद ये था कि पैसे अंग्रेजों के लूट कर, नहीं पैसे, हम गन्स और एम्यूनिशंस में, पैसों के साथ साथ पैसा भी कम था, लेकिन वहाँ उसके साथ असला भी जा रहा था, उसमें ये पिस्टल जा रहे थे, जिसका उसमें ऑलरेडी पिस्टल भी थे जो लोग ने वो लूटे थे, जिसमें उनका मकसद ये था कि अपने पास हथियार लड़ सके। ये कह रहे थे अंग्रेज इतने मजबूत हैं, जब तक हम लोग पास असला, हमारे पास असला नहीं। ये बात मैंने भी सुनी कि वो कह रहे थे कि भाई वो हम उनको हरा नहीं सकेंगे, उनके पास आधुनिक अस्त्र हैं, हमारे पास नहीं। तो इसको इनका आया कि चलो कुछ ऐसा कुछ करते हैं। जी जी। उसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी थे।
चंद्रशेखर आजाद भी थे। आजाद भी थे। तो मकसद यही था कि लूट करके असला को लेना अपने पास। खरीदना, यही मकसद था। बहुत मशहूर है काकोरी कांड। तो मतलब हमको स्कूलों में अगर हमने कुछ भी पढ़ा है तो उसमें ये काकोरी कांड तो हमेशा आता है। बट अगेन मुझे शिकायत है उस टाइम की सरकार से लेकर आज तक की सरकार को, हालांकि आजकल की सरकार इस पर कुछ कर रही है कि क्यों नहीं हमें अभी तक ये सारी छोटी छोटी बातें क्यों नहीं पता, क्यों हमें पूरे मुग़ल आज़म दिखाई जाती है और क्यों बताया जाता कि बाबर का बेटा जो था हुमायूं के बाद में अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहां और औरंगज़ेब आए। इनके पूरे ख़ानदान की कहानी के साथ साथ हमको ये क्यों नहीं बताया जाता कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जिन जिन लोगों ने लड़ाई की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने क्रांति में अपनी जान गंवाई है। क्यों सिर्फ कुछ चंद खानदान का नाम लिया जाता है कि हम कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। ये मसला फिल्मों में गाना बना के भी पॉपुलर कर दिया गया है। लोगों के दिमाग में एक मैं से साजिश नहीं कहूँगा, लेकिन एक किसी की इच्छा थी कि भाई ये लोग तो हमारे खिलाफ लड़े हैं, ये लोग क्रांतिकारी नहीं हैं, ये लोग आतंकवादी हैं और ये हम जा रहे हैं लेकिन ये लोग आतंकवादी रहेंगे। ऐसा ऑर्डर पास किया। लगता है कि 60 सालों तक आज भी हमको शहीद कहने में लोग ये ऑफिशियली शहीद नहीं मानते। आप इस बात पे आपको इसमें शिकायत है? बिल्कुल शिकायत है, क्योंकि अब तक ऐसा रहा कि कोई इतना काम नहीं हुआ। शहीदों को जो एक सुविधाएं या वो मिलना चाहिए उनके परिवारों को, वो भी कुछ नहीं मिली। और शहीदों का नाम जिस हिसाब से, जैसे पहले तो कुछ किताबों में शहीद अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल का ये हाई स्कूल में किताबों में था। पहले सन 70-75 था, मतलब के बाद में था, बाद में हट गया, उसके बाद नहीं रहा, सन 70-75 तक रहा। उसके देखिए, जब तक शहीदों का आप बच्चों के कोर्स में नहीं रखेंगे, जब तक क्या जाने 11वीं तक तो हमारा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ वही हमें लगता है कि जी इंटरमीडिएट तक तो शहीदों पे एक पेपर होना चाहिए, जो उसमें अच्छे नंबर लाएगा तो वही आगे जोड़ा जाएगा। तब लोगों को उससे लोग इंस्पायर भी होंगे। ये बात ऐसे लोग थे हमारे यहाँ पर, किसी को पता ही नहीं। तो ये गवर्नमेंटों की कमी रही। गवर्नमेंट कुछ लोगों के लिए लगी नहीं। बाकी अशफाक उल्लाह खां का जो मज़ार बनना चाहिए था, जब फांसी हो रही थी तो आखिर में आजेला साहब वकील अशफाक उल्लाह खां के थे, तो उन्होंने आखिर लेटर लिखा था, मैंने आपको दिखाया था। तो उन्होंने ये लिखा था क्या लेटर क्या क्यों लिखा गया था लेटर? कि अब जो है आप जो है हमसे लेटर अशफाक उल्लाह खान जी ने किसको लिखा? हाजिल अपने वकील को लिखा। जी जी जी। आप उसकी जैसे आगे वो चाह रहे थे अपीलों का अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और मुझे मालूम है, मुझे इस देश के लिए कुर्बान होने के मौका दें आप। अशफाक उल्लाह खान ने अपनी माँ मिलने गई थी 4 दिन पहले, वो सब लोग तो उनसे हंसते हुए आए थे, नहा के निकले थे। तो अपने दिखाया था अपने घर वालों को कि ये देखो, ये कालकोठी में 2 भाइयों में आपस में लड़ाई हुई, ये इन्होंने अपने भाई को मार दिया, या जेल जा रहे हैं, ये फला, और दिखाया था सबका। तो उनका ये आप लोगों को बहुत ही खुशी होना चाहिए कि आपका बेटा जो है देश के लिए कुर्बान हो रहा है, देश के लिए कुर्बान हो रहा है। तो और काफ़ी सबसे मिले, बहुत खुश मिले, सबसे मिले। और एक आखिर लेटर भी अपनी माँ को लिखा था, बहुत ही अच्छा लिखा था कि ऐ माँ, जब मैं पैदा हुआ था तो आप लोगों से कहती थी ये खुदा की अमानत है और खुदा ने दिए। अब खुदा जो कह रहा है कि हम देश के लिए हमें ये चाहिए, तो आपको अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो मांग रहा है, आपको खुशी खुशी दे देना चाहिए। मतलब आपका बेटा तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। हाँ, आपको इसमें नहीं कहा, आप पढ़ी लिखी हैं, उस टाइम काफ़ी पढ़ी लिखी उनकी माँ थी, तो उनका आपको उसमें बिल्कुल अफसोस नहीं करना चाहिए। और क्यों देश मांग रहा है तो देश को दे देना चाहिए। तो ये मतलब ये शहीद भगत सिंह जैसी जज्बा था उनका। वो भी कहते थे मुझे फांसी चढ़ने दो, मना भी करते थे, बोलते नहीं मुझे फांसी चढ़ने दो, लोगों को मालूम पड़े कि देश के लिए क्या करना चाहिए। बहुत बड़ी बात। और ये अशफाक उल्लाह खान जी भी मतलब सशस्त्र क्रांति में बिलीव करते थे। मतलब जैसे हम नरम दल गरम दल की बात करते हैं, तो अशफाक उल्लाह खान जी भी इसी में बिलीव करते थे कि उनसे लड़ना है तो बिल्कुल शस्त्र से लड़ना है। इसीलिए काकोरी कांड किया गया, इसीलिए मौजूद रखते थे, मौजूद पिस्टल आएंगे ताकि इनसे अब लड़ के आज़ादी मिलेगी, खाली इनसे बातों से आज़ादी नहीं मिलना है।
इनसे लड़ के आज़ादी मिलेगी, ये उनका इरादा था। बिल्कुल। तो ये इनको कब फांसी पे चढ़ाया गया इनको? 19 दिसंबर 1927। 1927 जी में। जी मतलब अगर वो जी जाते तो 20 साल बाद तो आज़ादी मिली। जी 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 20 साल बाद रहते आज जिंदा तो आज देखते हमारे देश की हालत क्या होती है। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि ये सारे क्रांतिकारी जो 1857 के पहले के भी हैं जी 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 और 1900 भी हैं, जैसे आप बता रहे 1927 तक के हैं, जी, जी। ये सारे क्यों नहीं बेचारे, इनको क्यों ऊपर वाले ने क्यों नहीं जीने को दिया? कि मैं तो कदर करता हूँ कि उनकी कुर्बानियों को, लेकिन कुर्बानियों के बाद में कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है आज हम एंजॉय कर रहे हैं, पर उनको कम से कम 47 के बाद जीने का मौका दिया जाता। भगवान क्या भगवान खुदा चाहता नहीं, भगवान को यह है कि लोग खाली जी रहे हैं, अपनी जिंदगी तक जी रहे हैं, और भगवान ने उन्हें वो मौका दिया है ताकि पूछते पूछते जब तक हिंदुस्तान रहेगा उनका नाम रहेगा। इससे बड़ी क्या बात है? मैं समझ सका हूँ कि जो उनको मान मिला है वो इससे ज्यादा होता, पर ये एक कॉमन मैन की तरह मैं सोचता हूँ कि कितना अच्छा लगता कि और मेरा इससे बढ़कर एक और जो है, मैं कभी कभी बात करता हूँ, लोग हंसते भी हैं उस पर। मैं कहता कि ये सारे लोग अगर आज 1947 से 1967 तक रहते तो ये देश की हालत नहीं होती। ये जो खुद पॉलिटिक्स में होते और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बंदूक उठा सकता है, वो ऐसे पॉलिटिशियन जो देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, घूस लेते हैं, वो जयचंद और मीर जाफर जैसे इंसान हैं, ये लोग आज देश में होते या इस तरह की आप कहेंगे चलो उनकी सीख है, उनका आदर्श हमारे साथ जी रहा है। आप ये बोलना जो हालात जो कर दिए हैं, क्योंकि शहीद अशफाक उल्लाह खां इन सब के मज़ार आज तक कभी नहीं बना था। आपको बता रहे हैं ऐसे ही पड़ा हुआ था मज़ार शहीद अशफाक उल्लाह खां नहीं बना कोई, लेकिन हमारे वहाँ कहना चाहिए एक इस टाइम 2 बार हमेशा से जीतते आ रहे हैं, सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, मंत्री हैं, इस बार भी जीते हैं उस इलाके में, महामिनिस्टर बनेंगे, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने शहीद अशफाक उल्लाह खां का मज़ार काफ़ी बहुत बड़ा बनाया है पिछले साल, बनना चाहिए, और एक म्यूजियम बनाया है शाहपुर में, काफ़ी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम है शहीदों के ऊपर, और पार्क काफ़ी डेवलप किया है। वरना शाहपुर में काफ़ी रहे लोग, बहुत से ऐसे रहे जो राजनीतिक सलाहकार भी रहे प्रधानमंत्री के, शाहपुरी के रहे लोग, लेकिन उन लोगों ने कभी शहीदों की तरफ नहीं देखा। ये जज्बा नहीं आया, ये जज्बा नहीं था। जिसके पास जज्बा होगा जज्बा ही होगा। मतलब मैं बोलता हूँ कि आप उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला। आप देखिए, आप 1857 में मंगल पांडे, और आप बात करें 1900 की, तो उसके बीच में जितने लोगों ने अपनी जानी दी, उनको ये नहीं पता था कि 1947 में मेरा देश आज़ाद होगा। उनको था कि मुझे करना है। अब उन लोगों ने इतना कुछ किया, हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि एटलीस्ट कम से कम उन लोगों को सम्मान में मज़ार की बात कर रहे हो, जिसके किसी के नाम पे सड़क के नाम रखो, किसी के नाम पे अवार्ड रखो, अशफाक उल्लाह खान अवार्ड, तो जिसको अवार्ड मिल रहा है वो पूछेगा कौन थे अशफाक उल्लाह खान, तो समझेगा, पता लगेगा। ये इंस्पिरेशन क्या हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? आपको शिकायत नहीं रहती? नहीं, हमारी कायदे में तो हिंदुस्तान में जितने भी आपके जो कोई एयरपोर्ट है या और जो भी संस्थान है, उसके नाम लोग देखिए किसके नाम पे रखे जाते हैं। हम ये चाहते थे कि हर जगह कहीं भी एयरपोर्ट खुला है अशफाक उल्लाह खां, कहीं राम प्रसाद बिस्मिल, कहीं चंद्रशेखर आजाद, ताकि आप वहाँ की मूर्ति लगाएं, उनका लिखें, कम इंटरनेशनल लोग जो आते हैं वो देखेंगे यार किसके नाम का है। तो अंग्रेज, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अंग्रेज जैसा जो एक एम्पायर, जिस पता नहीं क्यों बड़े ऑल ओवर कॉमनवेल्थ भी बन गया, जहाँ पर रूल किया, क्यों रूल किया मुझे नहीं मालूम। अपने घर में रहो ना, आप अपने घर में भी, लेकिन क्या वो लोग भी सबको धीरे धीरे छोड़ते गए। केन्या भी छोड़ दिया, युगांडा भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, इंडिया को भी छोड़ दिया। आज वो लोग भी बाहर जाकर मुस्कुराते होंगे कि हमारे जाने के बाद में भी अभी भी हम वहाँ हैं, अभी भी अंग्रेजी चलती है, अभी भी उनकी राष्ट्रभाषा नहीं है, अभी भी एलिजाबेथ रोड होता है, अभी भी रोड के ऊपर नाम जाओ तो अलेक्जेंडर के नाम पे रोड है, और जितने भी नाम गिनाओ, जिन जिन लोगों ने हमारे लिए हमारे दुश्मन बन के लड़ाई की, उनको कोई सम्मान नहीं दिया। उनको तो हंसी आती होगी कि इन लोगों में इतनी भी गैरत नहीं है कि अशफाक उल्लाह खान के मज़ार नहीं बनी तो उनको क्यों नहीं बनाने क्यों नहीं दिया।
क्यों उन लोगों के नाम पे, क्यों उन लोगों को देश का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों नहीं दिया, क्यों भारत रत्न नहीं दिया? आप पद्मश्री भी ऐसे ही दे देते हैं किसी को भी जिसकी न शक्ल सूरत होती न सीरत होती है। और आप जो इतने सीरत लेके बैठे हुए इंसान जिन्होंने इतना कुछ किया है, आज देश के बच्चों को वो जानना जरूरी है। मुझे यही शिकायत रहती है। जय हिंद अभियान की तरफ से हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि आप उनके परिवार वालों को कम से कम इज्जत दो, ताकि वो भी सोचे कि चलो उनको तो आप नहीं दे पाओगे, चले गए, पर उनके नाम पे जो हम चले आ रहे हैं। सरकार से ज्यादा जितना भी है प्राइवेट जो लोग हैं, काफी जय हिंद अभियान है, देखिए बराबर बुला के शहीद परिवारों को काफी बुला के हर साल करके उन लोग के सम्मानित करता है। ऐसे मिले मुझे कई बार वहाँ पर। जी वहाँ मुलाकात हमारी हुई। उसके अलावा और बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ शहीदों को हम लोग को बुलाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो होना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। प्राइवेट करती, गवर्नमेंट नहीं करती, इतना ज्यादा नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत इन लोगों ने किया है लेकिन बाकी नहीं करती। कभी इतने प्रोग्राम नहीं हुए। सर मैं अगर सोचूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उसके ऊपर फिर भी इन्फ्लुएंस था 47 to 50, 50 to 60 तक, चाहे वो नेहरू ख़ानदान हो, चाहे वो कोई भी ख़ानदान हो, चाहे वो कोई भी वाद हो या सोशलिस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, उन सब लोगों ने नहीं किया। ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों की अभी तक इंस्ट्रक्शन में थे कि ये क्रांतिकारी आतंकवादी हैं, इनको शहीदों का दर्जा नहीं देने का, ऐसा लगता है मुझे। पर अभी अगर जाए 90s, 2000, 2010, अब तो जागो। नहीं, बस ये है कि जैसे जय हिंद अभियान ने काफी चलाया कि शहीदों का इन लोग ने कई बार लिख के भेजा है, शायद अभी शहीदी दर्जा कोई आवाज नहीं आ रही है। तो शहीद लोग को, गवर्नमेंट को चाहिए जितने भी शहीद हैं उन्हें इमीडिएट करना चाहिए और उनकी जहाँ मज़ार हैं, जहाँ भी कहीं नई जो संस्थाएं बना रहे हैं उनके नाम शहीदों के रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाली नस्ल के जो बच्चे हैं वो जब जाएंगे पढ़ेंगे कि ये शहीद अशफाकुल्लाह खान नाम है, राम प्रसाद, तो उनकी हिस्ट्री वहाँ पढ़ेंगे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि हमारा देश कितनी मुश्किलों में आज़ाद हुआ था, हमें देश से मोहब्बत लोगों को पैदा होगी। वही होनी यही है कि इनसे पढ़ के मोहब्बत पैदा होगी। मोदी जी ने यही कहा बीच में, जो मुझे अच्छा लगा, सालों के बाद किसी ने कहा कि अभी टीवी में मैंने देखा, टीवी के चैनल्स ने भी उठा लिया उसको, अभी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाने की बात हो रही है 26 जनवरी जो अभी स्टार्ट लगा, जहाँ पर खाली जगह पड़ी थी, वो वहाँ पर कहा कि हमारे देश के इतिहास को बाहर वालों ने लिखा है, हमें अपने इतिहास को लिखना चाहिए दोबारा लिखने की बात उठी है। मैं चाहता हूं कि उठे और उसमें ये सारी बातें आ जाएं कि ये सारी बातों को लिखो, सारी बातों को हिस्ट्री बुलाओ, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बायस्ड लोगों ने लिखी है, या तो वेस्टर्न की इन्फ्लुएंस में थे या सोशलिस्ट कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस में थे। देश के विरोधी लिखी गई हैं चीज़ें, देश के लोगों की महानता को छुपाया गया है, देश की पूरी की पूरी हमारी जो परंपरा को छुपाया गया है। बनाइए फिर से इतिहास, तब जाके आपकी मांग पूरी होगी कि, और देखो मकसद जो ऐसे आपने कहा ना, मैं बोलना चाहता हूँ, मकसद ये नहीं है कि मुझे आपको कुछ देना है या मुझे भगत सिंह के परिवार वालों को कुछ देना है, वो तो है, वो तो मिलना चाहिए, दे डिजर्व, पर उससे बड़ी बात है मैसेज और नॉलेज, जो आज के यंग को मालूम पड़ेगा। अरे ये क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, बाप को पूछेगा, बाप बताएगा उसको। अशफाकुल्लाह कौन थे, बताएगा बाप की, देखो ये वो थे। तब उनके मन में जागेगी कि हम भी देश के लिए कुछ करें। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने कई बार ये बात रखी, कई प्रोग्रामों में गए, हमने कहा देखिए आज भी हमारी राज्यसभा होती है, उसमें एक इंडियन की एक सीट खाली रहती है, अभी भी नहीं, उसमें कोई ना कोई वो नॉमिनेट किया जाता है। अच्छा, हमारा नाम है। तो हमारा मकसद ये था कि कोई भी शहीद परिवार हो, कहीं भी हो, जो भी आप समझे, कम से कम एक रिजर्व होना चाहिए साल। अरे वो एंग्लो इंडियन को छोड़ो ना, उनकी रखो ना। वाई एंग्लो इंडियन यार, जब इंग्लैंड छोड़ के चला गया तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो हमारा समझ में आता है कि राज्यसभा है, जो स्टेट है वहाँ MLC है, एग्जैक्टली, तो शहीद परिवारों को लेना चाहिए ताकि वो उनकी दुख दर्द को समझें और अपनी आवाज उठाएं। सवाल है, आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, जो बन गए हैं वो बैठ गए हैं मस्ती से, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो उठाने के लिए आवाज शहीद परिवारों को लें, वहाँ 6 साल के लिए नॉमिनेट करें,
ताकि वो वहाँ अपनी आवाज उठा सके, उनको मौका मिलेगा, मौका मिले, तो ताकि मौका नहीं शहीद मिलता, परिवारों को क्लियर आउट करने के लिए मौका नहीं मिलता अभी। तो मतलब देखो करने जाएं अफाक जी तो करने की तो बहुत कुछ है। रोड के नाम रखे जा सकते हैं, अवार्ड्स रखे जा सकते हैं, धीरे धीरे स्कॉलरशिप दी जा सकती है, स्कॉलरशिप दे उनके नाम पे, ताकि लेने वाला आदमी तो जाने, नई यूनिवर्सिटियां बनाए, नई यूनिवर्सिटियां बनाए, यूनिवर्सिटी का नाम रखे उनके नाम के ऊपर, क्योंकि ये नाम गौरव को प्रतीक करते हैं। और शहीद अशफाक बिस्मिल के नाम से बनाए, जिससे देश की एकता में भी एग्जैक्टली यही बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं था उस वक्त, नहीं था। ये अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इतने बड़े गहरे दोस्त थे कि लोग हैरान होते थे। सब जगह फंक्शनों में साथ में होते, एक दूसरे से इतने प्यार करते थे। ये उस इंग्लिश कौम ने दोनों को बीच में बांटने की कोशिश की, डिवाइड एंड रूल करके निकल गए हैं 47 के बाद में। आज भी हम उसका खामियाजा उठाते। मैं आपको एक किस्सा शहीद अशफाक उल्लाह खान सुनाता हूँ। एक बार शहीद अशफाक उल्लाह खान बहुत ही ज्यादा बुखार हो गया, बीमार हो गए थे, घर पे थे। तो घर में जब थे तो वो लेटे लेटे बुखार बहुत तेज चढ़ गया था, गफलत की हालत में हो गए थे, गाफिल हो गए थे। तो राम राम कह रहे थे, राम 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 राम। तो ये बात सुन के घर के रिश्तेदार सब आए हुए थे, तो उनका अरे ये तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ रह के इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये तो हिंदू हो गया। लेडीज जो बहुत आई हुई थी रिश्तेदार, वो अपने हिसाब से कहने लगी। तो बहुत देर होने बाद तो एक अशफाक उल्लाह खान के कोई दोस्त आए, भाई जब उन्हें पता चला तो वो आए, उनसे कहा कह रहे उनका वो फॉर्म है, उनका नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे हैं, राम से कहते हैं। तो ये बात हुई। जी जी, तो ये उनका बहुत मशहूर किस्सा है कि राम कहते थे और राम कह के बड़ी मोहब्बत करते थे। नहीं देखिए यही मुझे कई बार आज के एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही थाली, ये मैंने सुना कि दोनों लोग इतनी अच्छी दोस्ती थी इन लोगों की, एक थाली में। यही बात आज के लोगों को समझनी चाहिए कि ये दरार कहाँ से आई है। ये अंग्रेज डाल कर गए, एक डिवाइड एंड पॉलिसी छोड़ कर गए थे, जिसकी वजह से, क्योंकि मेरे भी घर में, मेरे भी पाकिस्तान में, मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ, मेरे फादर, मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, पर वो भी बताया करते थे कि उस जमाने में उन्होंने डिवाइड एंड रूल स्टार्ट कर दिया था। उनको पता था कि ये डिवाइड कर दो तो ये लोग तो हम जो अपनी बात कह के चले जाएंगे। हम डिवाइड एंड रूल की शिकार हैं। ये देखिए एक ही थाली में खाने वाले अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इससे अच्छी दोस्ती की मिसाल उस जमाने में कोई नहीं देता था। यही कहते कि मंदिर में जाके बैठ के वो नमाज पढ़ते थे और वो जाके बैठ के, मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, जिससे मैं आपकी बात को बता दूं। आपने ये बात बताई कि जाकर वहां पर नमाज पढ़ते थे और वो पंडित पढ़ते। मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, बट एक मौका आपने दे दिया बताने का, तो मैं बताना चाहता हूँ। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा न लगे, मुझे नहीं पता। आपके दिल्ली में कोई निजामुद्दीन दरगाह है, बहुत मशहूर। हम लोग शूटिंग करके आ रहे थे शिमला से, जी, मेरी पहली फिल्म की हम शूटिंग करके आ रहे थे। उसमें मेरे साथ में दिल्ली जैसे लैंड किए हम लोग शिमला से बाय कार, तो मुश्ताक मर्चेंट हुआ करता था हमारे यूनिट, हमारे में एक्टर था वो, और वो था, और एक शायद कोई हीरोइन भी थी जो मुस्लिम ही थी। बोला निजामुद्दीन दरगाह देखनी है, जानी है, करनी है। अब हम साथ में एक ही कार में थे, क्यों थे, मैंने कहा चलो चलते हैं। अब गए वहाँ पर, जाके अंदर गए तो भव्य जगह, सब घूम घाम के दिखाया, और फिर मैं घूम रहा हूँ, और फिर आके उन्होंने वो वहाँ क्या मज़ार है, क्या है, मज़ार है। तो वो मज़ार थी, वहाँ कुछ चादर चढ़ा रहे थे, और ये आके बैठ गए। तो मुश्ताक बैठ गया, फिर वो भी शायद हीना कौसर थी, वो आके वो भी बैठ गई, वो आँख बंद करके बैठ गए वो लोग, और जो आप लोग करते हो दुआ करते हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या करूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, सब लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। मैं वहाँ आके बंद करके हनुमान चालीसा पढ़, नहीं तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा, नमाज पढ़ती क्या फर्क पड़ा। आज भी देखिए निजामुद्दीन, हम लोग की ये मानता है कि पहले हम लोग कहीं जाना भी होता है तो पहले निजामुद्दीन की दरगाह पे जाते हैं, उसके बाद ख्वाजा साहब अजमेर जाते हैं। आज भी आप देखिए एकता नहीं तो क्या है, आपको वहाँ पे 60% हिंदू मानते हैं सब, तो हम लोग सब एक ही हैं।
ये सिर्फ राजनीतिक लोगों ने बना दिया है। राजनीति लोगों ने बिगाड़ा बिगाड़ा है। और मैं ये मानता हूँ कि आप जिस घर में और पैदा आज अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की जरूरत है, उन लोग का प्रचार करने की जरूरत है, उनकी दोस्ती को बताने की जरूरत है, उसको ये एकता के लिए, दोनों के लिए मिसाल दिखाई, मिसाल है ये, मिसाल है ये, मिसाल समझ दिखाई। लीजिए। जी। बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूँ, मतलब मेरा भी यही कहना है कि फर्क क्या पड़ता है। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ ली, वहां बैठकर कोई रूल रेगुलेशन तो नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर आके आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आपको तो नहीं लिखा नहीं, कुछ कोई भी। नहीं। आपकी अपनी अपनी श्रद्धा आप है, कहीं जाइए। श्रद्धा आस्था है। आस्था। और उस वक्त मुझे तो नहीं आता कुरान पढ़ना, और कुरान पढ़ने वालों को हनुमान चालीसा नहीं आता, क्योंकि वो उस घर में पैदा हुआ है जिसमें बचपन से उसको कुरान पढ़ाई जाती है, और मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ मुझे गीता पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है। तो आदमी जन्म से होता है, कोई विचार उसके जन्म से मिलते हैं ना। तो मेरे को विचार अगर हनुमान मैंने वहां पढ़ लिया तो हम इंसान हैं पहले, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, पहले इंसान है। मैं ये बात जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी, उनके भी बहुत अच्छा सीन किया था जिस आदमी ने, वो नाना पाटेकर ने, देखो इसका खून, देखो इसके खून में कुछ नहीं, इसके कोई हिंदू मुस्लिम, यही समझने की जरूरत। देखिए यही समझिए, वो एक हम आपको ऐसी एक किस्सा सुनाते हैं, वो अपने वहाँ का। एक हमारे वहाँ एक नाम उनके वही बिस्मिल साहब कहते थे, उनका तसल्लुस था, मोमरन थे, और वो इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में थे, रहे, बाद में रिटायर होके आ गए। एक बार वो हरिद्वार गए, ये किस्सा है। तो हरिद्वार मंदिर के अंदर एक जगह साफ मिली, तो उन्होंने वहाँ अपने साफ किया, नमाज का टाइम हो रहा, नमाजी थे, तो वहाँ वो नमाज पढ़ने लगे। तो वहाँ अंदर में मंदिर के बिल्कुल वहाँ पे साइड में साफ जगह थी नमाज पढ़ने। तो बहुत से लोग आ गए, कह रहे यार ये नमाज कैसे आप, वहाँ के पंडित लोगों ने सब गेले, यहाँ आप कैसे करें? एक बात सिर्फ हमें बता दीजिए कि ये पाक जगह है या नहीं है। पाक जगह नमाज पढ़ी जा सकती, चाहे वो मंदिर हो चाहे गिरजा। पाक जगह में आप पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। तो सब लोग, तो ये एकता होना चाहिए जो हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की। तो अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल इसकी मिसाल है, और इनका किस्से आना चाहिए, किताबों में आना चाहिए, ताकि लोगों में एकता बनी रहे। हिंदुस्तान सबकी मिट्टी से मिलकर बना है। yes. हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। खूबसूरत क्या, महान नहीं है कोई नहीं वर्ल्ड में। एक यहाँ हर जाति के हर आदमी है। yes. कोई इतना ये इस देश और सब बराबर से, सबसे बड़ी बात ये है। बट ये अगेन राजनीति, वोट बैंकिंग ने बर्बाद कर दिया है। आज आप राजनीति और वोट बैंकिंग से ये सब निकाल दें, कोई किसी के खिलाफ नहीं। हमें शहीदों को उठाना पड़ेगा, लोगों को समझ में आएगा, जब भी गवर्नमेंट ज्यादा नहीं देती, बिकॉज वही मिसाल के लायक है। आजकल के थोड़ी कोई लायक नहीं है, आजकल का कोई लायक, जो क्रांति महान लोग हैं तो वही थे, उनकी तो मिसाल दो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि भाई वो लेटे राम राम कर रहे थे, और घर वाले जो बुजुर्ग थे बोले ये क्या कर रहा है, परिवर्तन कर दिया ऐसे धर्म का क्या। वो बूढ़े जो होते हैं जो हमारे यहाँ पर, तो उसमें पता लगा कि तो राम प्रसाद अपने दोस्त का नाम याद कर रहा। वो दोनों, वो मुस्लिम थे और वो आसमाजी थे, लेकिन दोस्ती थी। आप राम प्रसाद बिस्मिल का ये है कि अशफाकुल्लाह खां कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल कहते दोबारा जन्म लूंगा। और ये बात मैंने सुना है कि कोई जन्म की बात ये बताई जाती है। तो लेकिन अशफाकुल्लाह खां ने कहा कि नहीं, फिर से सुनाइए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगी जी। क्या हुआ? अशफाकुल्लाह ने कहा कि बिस्मिल कहते हैं कि पुनः जन्म लूंगा और देश को आजाद कराऊंगा, यानी कि उनके सामने तो आजाद हो नहीं रहा था कि पुनः जन्म। तो अशफाकुल्लाह खां का ने ये लिखा है कि मुस्लिम हूँ बना हूँ, तो मजबूर हूँ, पुनः जन्म की बात नहीं कर सकता। लेकिन कहीं खुदा मिल गया, उससे दोबारा जन्म लेने की सिफारिश करूंगा, ताकि आके भारत देश को आजाद करें। देखिए जज्बा, देखिए जज्बा उसमें बीच में धर्म नहीं आया। जी, कोई धर्म नहीं। हाँ, वो कह भी रहे हैं कि मेरी मजबूरी है कि हम पुनर्जन्म में नहीं मानते, लेकिन उसके बाद मजहब से देश पहला। मैं हमेशा कहता हूँ देश पहले आता है, धर्म संप्रदाय बाद में आता है। आप देश के पहले नागरिक हैं, फिर आप हिंदू मुस्लिम हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी लोगों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप अपने नमाज पढ़िए, मैं अपनी गीता पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं पूजा करूंगा, आप अपना इबादत कीजिए। सिख जो है वो अपना अरदास करेगा, क्रिश्चियन जो है घंटे बजाएंगे, करो, लेकिन ये मत कहो कि मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ। कोई किसी से बेहतर। पूरी जितनी भी
जितने लोग बनाए हुए हैं सब ऊपर वाले के, हम भी ऊपर यही हार्ट वाले, हम भी ऊपर वाले, तो आपने भी आपस में हार्ट काहे है, का बदला? क्या फर्क है अंदर काहे से? का अभी काटेंगे हमारा ही लाल, आप भी लाल। नाना पाटेकर ने बहुत ब्यूटीफुल सीन दिया था, काटोगे इसको, काटोगे, क्या इसका काटो, इसको काटो, इस देखो बात क्या का फर्क होना चाहिए। क्या फर्क है इसमें? बनाई दुनिया उसी ने, एक ही ने बनाई है, एक ही ने बनाई। जिसे आप भी मानते हैं, हम भी, सब पूरा दुनिया मानता है। सर हमारे पॉलिटिशियन नहीं मानते। जी, जी, जी। पॉलिटिशियन इसलिए नहीं मानते कि उनका स्वार्थ है। नहीं। अगर पॉलिटिशियन के स्वार्थ हटा दो, मैं जैसे कई बार कहता हूँ कि इलेक्शन हर साल कराओ ताकि साल भर काम करे वो। 5 साल तक करता तो लोग ऐसे करके खड़े रहते हैं, वो 5 साल तक टाइम है मेरे पास, 4.5 साल बीतते हैं तो हाँ आइए। अब होना क्या चाहिए उनको कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो हैं वो अपने इस काम के लिए हम आपको करेंगे। जात वात पात ये सब हटा दीजिए, आपने काम किया है, हमको दिखेगा, आपको वोट देंगे। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, कोई जाति के नाम पे वोट नहीं बटोरेगा। जिस दिन ये बंद होगा उस दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग नागरिक बन नागरिक काश ये हो जाए, मैं तो ये मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल। और जय अभियान है जो ये जय अभियान अच्छा कर रहा है, मैं मानता हूँ। चलाई है, एक ही संस्था है, वैसे पता हिंदुस्तान में किसी ने सोचा नहीं। जैसे मैं कहता हूँ ना, बहुत लेट सोचा है, लेकिन सोचा तो है। 60 सालों तक क्यों नहीं सोचा कांग्रेस सरकार ने या दूसरी सरकार ने या तीसरी सरकार ने कि भाई आपके सिर्फ रोटी दाल मकान थोड़ी है, जिन्होंने आपने जाने दिए वो किधर है। अच्छा है, जैन अभियान ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें हम चाहते हैं, लड़ाई हो रही है, बातें हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको अभी तक समझ में क्यों नहीं आ रहा। ये छोटी सी बात है, ना आपने पैसा देना है, ना आपने मेरी जेब से लेकर कुछ 5 रुपए भी मेरे को देना है, या उनके आपको सिर्फ इतना कहना है कि वो शहीद थे, बस। अंग्रेज ने कहा शहीद नहीं थे, आप अंग्रेज तो नहीं हो। जिस दिन इतना कर दो, बाकी ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल डाउन। उसके बाद हर फैमिली वालों को, हर लोगों को उनका उसका जो शहीदों के लिए मिलता है उनको मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। बच्चे को, जनरेशन को हमारी एक बहुत बड़ी विरासत मदद पड़ेगी। सो और कुछ अगर बातें अगर बता सके आप, बिकॉज ये मैंने भी जानना चाहता था। अशफाकुल्ला खान जी का नाम है, मैंने एक बार बीच में मैंने बहुत सारी फोटो देखी थी। जी जी, मैं भी लेट हुई इन सब। 2 फोटो उनके हैं, मुझे वो फोटो देख के उनका जो व्यक्तित्व लगा बहुत। अशफाकुल्ला खान के 2 ही फोटो हैं। एक तो उनका वही है जो जनरल सब पे चलता है, एक उनका फांसी के बाद का है, वो जो एक खरीद फांसी के बाद, तो उन फांसी के टाइम अपने दाढ़ी रखा ली थी, इतनी बड़ी दाढ़ी, वो नहीं देखा उनका वो फोटो है बस। पर मैं पहले फोटो की बात कर रहा हूँ, उसको देखकर मुझे लगा कि ये क्या बहुत ही अच्छी चमक है। एक हम बता रहे हैं, ये हमारे वहाँ एक मिशन स्कूल है, और वहाँ भी रिकॉर्ड में इनका नाम लिखा हुआ है, वहाँ रजिस्टर है, हमने डाले हैं, आपको भेजेंगे उसमें। तो उसमें वहाँ आज भी एक ऐसा मिशन स्कूल है, मिशनरी का था वहाँ, तो वो आज भी जैसा था वैसे ही है बना हुआ, उसमें कोई आज भी चेंज नहीं हुआ है। उस टाइम वो बड़ी वाली ईंट का बना हुआ है, आज भी प्लास्टर नहीं है, वो वैसी ईंट लगी है। तो आप समझ लीजिए वो नीचे से कम 7-8 फुट का तो उसका चबूतरा है, नीचे से ऊंचाई है, और करीब पहले तो आपको पता है कि करीब 14-15 फीट ऊंचे लिंटर पड़ते थे अंग्रेजों के टाइम में। नीचे लिंटर अब तो 10 फीट पे डालने, लेकिन पहले 15 फीट से कम पे लिंटर नहीं होता था। और सेकंड मंदिर पे ये पड़ रहे थे जब पुलिस गई थी वहां, तो वहां पे, और फिर उसकी 4 फुट की जाली थी। तो जब पता चला इन्हें गेट पे पुलिस आ गई है पकड़ने, वहां ये 8th क्लास में या 9th में थे वहां, तो उसके बाद ये तो वहां एक हमारे रिलेशन है, वो बरेली में वो ये हुआ करते थे। तो हमने एक दिन जाके पूछा, हमने आपके साथ कहा, हमारे साथ के नहीं थे, हमसे आगे थे, एक क्लास आगे थे, लेकिन हमने कैसे लगते थे, हमने मुझे ऐसे कहने लगे, क्या मैं मिसाल दूं तुम्हें आपा, कहने लगे वहां वो ऊपर जब थे वो जो कूदे तो ऐसे नीचे करीब 20-22-25 फीट से जब मारा, वो ऐसे वो निकल के चले गए। पुलिस जब तक आई, जब तक वो आगे निकल गए थे। तो हमने उनसे कैसा कहने लगे, यार क्या बताएं, का तुमने हर पुलिस टायर रखा हुआ आदमी देखा है? का बिल्कुल वैसा जिस्म था उसका, बहुत मुझे छोटा सा इतना क्लोजअप देख के लगा कि इस आदमी का पर्सनैलिटी बहुत टेरिफिक होनी चाहिए। तो ये आप सही बता रहे कि थी मतलब। और शहीद अशफाकुल्ला खान एक पहले एक 8th क्लास में वीर होरेशस का किस्सा एक होता था, जो दूसरे देश के लोग जब वो उसके ऊपर हमला करते हैं तो वो वहाँ के लोग पुल काट देते हैं, तो उससे उसी को देख के उन्हें देशभक्ति का वो हुआ था। जी जी, और उसी से उनका वो हुई। जब ये राम प्रसाद बिस्मिल बड़े भाई दोस्त उनसे कहा, जब बहुत कहा तो फिर उन्होंने अपने उसमें इन्हें रखा। सर यही बात आप सही बोल रहे हैं ना, आज के बच्चे ये कहानी सुनेंगे, उसे सिर्फ
पुल काट दिया के ऊपर उसकी प्रेरणा जागी। हाँ, प्रेरणा आज के जागी। बच्चे इनकी बातें सुनकर अच्छा ऐसा तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं। अब वो धीरे धीरे देशभक्ति पहचाने, उसको देशभक्ति की स्पेलिंग नहीं मालूम। तो उसी से उन्हें देश के लिए बहुत वो हुआ, और उसके बाद बिल्कुल वो फिर तो जुड़े तो काफी, जबकि उस टाइम हमारे वहाँ काफी जो थे सरकार में, वो उस टाइम में कोई एसडीएम, कोई उस टाइम तहसीलदार, एसडीएम ये लोग हुआ करते थे, लेकिन सब बहुत आए, सबने कहा लेकिन उनका हम जो है कि आप माफीनामा लिख दो, उनका नहीं, ये हम नहीं करेंगे, हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम फांसी के चढ़ने को तैयार हैं, ये बिल्कुल लिख कर नहीं देंगे। स्वाभिमानी कभी को हमारे कौम के लोग कौम पे कहें कि गद्दार निकले, हम नहीं, ये कभी गद्दारी वो करेंगे। हाँ, ऐसे लोग ही सोच सकते हैं सब बातें। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एपिसोड मैं खास तौर पर मैं अशफाक उल्लाह खान जी के इस्तेदारों को इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि मैं भी जानना चाहता था और मैं बताना चाहता था कि देखिए ये लोग भी थे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की है। आप ये मत मानिए कि सिर्फ एक कौम ने लड़ाई की है। उस जमाने में कौम नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में संप्रदाय धर्म नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में भारतीय हुआ करते थे और पीछे से आए, उसके पहले मुगल थे जिन्होंने उनके अत्याचार किया, बाद में अंग्रेज आए जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके बिजनेस के नाम पे एंटर करके प्लासी के युद्ध से शुरुआत करते हमारे पूरे देश में घुस गए और 150 से ज्यादा साल उन्होंने जीता। उस वक्त हर हिंदुस्तानी उनके जुल्म और उनके अत्याचार के नीचे दबा हुआ था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वो तो सभी के साथ थे बिकॉज वो भारतीय थे। आज मैं चाहता हूं फिर से हम सब लोग भारतीय क्यों नहीं बन जाते। आज हमको क्या एक और अंग्रेज अटैक की जरूरत है? आज आप क्या चाहते हैं कि हमारे पर फिर से कोई अटैक करे तब हम लोग मिलेंगे? हमारा देश बहुत होशियार है, मैंने देखा है। जब वॉर होती है ना, सब इकट्ठे हो जाते हैं। सब देश के लिए, कहीं देश के लिए जब भी कुर्बानी नहीं, मैं कहता हम लोग तैयार तो हैं, पर मैं आपको आज के देश की बात बताता हूँ। आज के देश के लोग, अगर चाइना ने अटैक किया, मुझे याद है पूरी की पूरी ट्रक निकली थी उस जमाने में, फिल्म इंडस्ट्री ने पूरी की एक जुलूस निकाली थी कालबा देवी से लेकर माटुंगा तक, और वो ट्रकों में सब बड़े बड़े विनोद खन्ना से लेके दिलीप कुमार से लेके बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग जा रहे थे और लोग अपने घरों से ऊपर से हार निकाल के फेंक रहे थे, अंगूठियां फेंक रहे थे। हमारा देश होशियार है इस मामले में। बिल्कुल। पर मैं बोलता हूँ क्या आपको क्या ये यूक्रेन बनना है क्या कि रशिया अटैक करेगी तो हम अपनी देशभक्ति दिखाएंगे? आपको किसी अटैक की जरूरत है? आप पहचानिए कि आप इसी देश में रहने वाले हैं। इसी देश में जब संकट आता है तो आप मिल जाते हो, इकट्ठे हो जाते हो, फिर राजनीति बीच में नहीं आती, और आनी चाहिए। आज आ रही है, अभी भी आ रही है। अभी भी कोरोना आया है तो लोगों के अंदर एकता जागी, लेकिन कोरोना में भी लोगों ने रोटियां सेकी हैं। क्यों? मौत के नाम पे आप कमाते हो। तब तक तो कम से कम आपको दवाइयों के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे ना। तब तो आपको 3,000 की दवाई जो है 30,000 में नहीं बेचनी चाहिए थे ना। जमीर कहां गया आपका? इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे जमाने में जो 60s में जो एक पूरा देश इकट्ठा हो गया था चाइना वॉर के टाइम पे, 62 में शायद, पता नहीं, आज 2020 में अगर फिर से वो होगा तो उसके बीच में भी रोटियां सेकने वाले दलाल, मैं तुमको दलाल कहूंगा, खड़े हो जाते हैं। हमारा क्या? लोग ट्रस्ट के नाम पे कमाते हैं, ट्रस्ट को बदनाम करते हैं। अबाब जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि देश में समझ आए। बिल्कुल। जैसे भीष्म पितामह का बहुत फेमस डायलॉग था, वो गांधारी को कहते हैं, आप गांधारी बोलती, मैं कहूं तो मैं दुर्योधन को शाप दे दूं। बोला, नहीं, शाप नहीं, माँ के मुंह से पुत्र के लिए शाप अच्छा नहीं, उसको आशीर्वाद दो कि उसमें समझ आ जाए, उसमें समझ आ जाए। आज मैं चाहता हूं कि हम सब में समझ आ जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है आपका ये शो जो है, ये आप सारे शहीद परिवारों को बराबर बुला रहे हैं, लोग देखेंगे और लोगों के दिलों में देशभक्ति का संदेश पहुंचेगा। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो। ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? आमीन कहते हैं? जी, आमीन, आमीन, आमीन। मैं तो ये कहूँगी होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, देश के लिए। देश पहले आना चाहिए। देश पहले है। हम धर्म संप्रदाय नहीं आता, बाद में आता है। ये तो कहते हैं कि भाई, बहुत बड़ी बात कोई मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक गांव बचाने के लिए एक परिवार को सेक्रीफाइस किया जा सकता है, एक शहर को बचाने के लिए एक गांव को सेक्रीफाइस किया जा सकता है, देश को बचाने के लिए शहर को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। कब समझेंगे हम? तो कोशिश है हमारी
मैं चाहूंगा कि आप सबसे ये शुरुआत की है, ये आगे बढ़े और धीरे धीरे मैं चाहूंगा कि सारे क्रांतिकारियों के लोग धीरे धीरे करके आए, एकजुट बने और मैसेज पास करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफका जी। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई और प्रश्न किसी पब्लिक के दिमाग में रह गया तो फिर से बुलाऊंगा आपको, फिर से आपको आना पड़ेगा। ठीक है, बैठिए 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 बैठिए। अभी तो मुझे आपको एक हमारे भीषम इंटरनेशनल की तरफ से एक परंपरा है कि हम जाने वाले को खाली हाथ नहीं सौंपते। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आफाकुल्ला खान जी, अशफाकुल्ला खान की चौथी जनरेशन, चौथी पीढ़ी के आज के ये उस युग के नहीं है जहां पर गर्म लोहा होता था। एक आपको किस्सा बताना चाहता हूँ जी, मैं इनकी एक और बात सुन लेता हूँ। शहीद अशफाकुल्ला खान का जब जेल में मिलने उनसे लोग गए तो बड़े भाई गए थे साथ में, रियासतुल्लाह खान। जब फांसी होने को थी उससे 3-4 दिन पहले उनसे मिलने गए तो वो शहीद अशफाकुल्ला हंसते हुए आए, मिले, उनसे कहें भाई ऐसा है, भैया ऐसा है कि तुम्हारे घर में एक औलाद होगी और उसका नाम तुम अशफाकुल्ला खान रखना मेरे नाम पे। खुद के नाम। हाँ, तो हमारे दादा बोले रियासतुल्लाह खान के भाई हमारे एक बेटा और एक बेटी है, तो और अब औलाद हो नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम हो गई थी दादी को। उनका नहीं, घर में एक बेटा होगा उसका नाम आपको रखना है। तो उससे कुछ दिनों बाद जब उनका हो गए तो उसके बाद हमारे जो चचा जो थे सगे उनके बड़े बेटे, तो उनकी डेथ हो गई, एक लड़की सिर्फ रह गई। तो लेकिन कुछ दिनों बाद फिर अपने आप हमारे घर में दादी के औलाद हुई, हमारे दादा के एक बेटा हुआ। तो अशफाकुल्ला उसका नाम वो अशफाकुल्ला खान रखना चाहते थे उनकी वसीयत के हिसाब से, लेकिन उस टाइम अशफाकुल्ला खान की माँ जिंदा थी, हयात थी। अच्छा, तो ये कहा सबने रिश्तेदारों, भाई कहीं नाम रखो, अभी 2-3 साल हुए फांसी को हुए, इनके दिल पे आएगा, बुरा लगे, वो इनको फील करें। तो हमारे दादा ने फिर उनका नाम अशफाकुल्ला खान रख के इश्तियाकुल्ला खान रख दिया। और फिर हमारे जब फादर की शादी हुई उसके बाद हमारे दादा रियासतुल्लाह खान जिंदा थे, तब हमारे फादर के पहली औलाद हुई तो उसका नाम अशफाकुल्ला खान रखा है। वो आज हमारे बड़े भाई हैं। और आपका आफाकुल्ला खान। क्या बात है। तो उनका नाम लोग पूछते हैं, कहीं जाते हैं कि भाई अशफाकुल्ला खान कहते हैं उनका, ऐसे पड़ा तो बड़े भाई का नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया है। ये विरासत कैरी की आपने, यही इसी को परंपरा को आगे बढ़ाना कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मुझे भी ये पूछना था, आपने खुद बखुद बता दिया कि अशफाकुल्ला खान, आफाकुल्ला खान कैसे आपके दिमाग में फादर का नाम है, ये बात बता दी इन्होंने। चलिए अब इस एपिसोड को यही विराम लेते हैं। बहुत बातें की हम लोगों ने, वही बातें जो मैं आप लोगों को बार बार सुनाना चाहता हूँ, बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, ताकि आपके यहाँ पर दिमाग में ये बात बैठ जाए कि क्रांतिकारी थे। देश आज़ाद करने में उनकी मदद, उनका कंट्रीब्यूशन था। कोई नकार नहीं सकता। ये बैठे हुए उनके परिवार वाले, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से आजादी मिली है। आजादी कोई खाली डंडा घुमाने से नहीं, कोई जैसे मैं बार बार मजाक में भी कहता हूँ, दे दी हमें आजादी, इन्हीं लोगों से डर की वजह से भागे। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज लेके आ रहे हैं, चाहे ये लोग अपनी मौजर से लड़ाई करते हैं, इसी से भागे। सो इनको मिला, सबको, सॉफ्ट वाले को बहुत कुछ मान सम्मान पदवियां मिली। हाँ, वो पूरी की पूरी कौम का, जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ हकीकत में तो कुछ तो कम से कम करीब शहीद का दर्जा तो स्टार्ट कीजिए। चलिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका आफाक जी यहाँ पर आने का। मैं चाहूंगा कि अगर कभी पब्लिक ने कुछ एक ऐसा सवाल उठाया जहाँ पर आपकी फिर जरूरत पड़ी, बिल्कुल फिर बुलाओ तो फिर बिल्कुल हाजिर होऊंगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें आपने एक और महान शख्सियत से, उनकी एक महान वंशज की बात सुनी। मैं उनके मुंह से ये बात कहलाना चाहता था, क्योंकि हम कोई उनके, जिसे हम हॉर्सेस माउथ कहते हैं, कि उनके मुंह से सुनी हुई बात आप नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गुजरे हैं उससे। तो ये उसी की कड़ी में से मैंने पहले आपको इसके पहले मैंने आपको जो बताया था वो अपना वीर सावरकर के जी की पोती के को बुलाया था, ताकि वीर सावरकर कितने महान थे आपको पता चले। उसी कड़ी में मैंने इनको बुलाया है, उसी कड़ी में मैं मंगल पांडे जी के वंशज को बुला रहा हूँ। तो आप देखिए, सुनिए, समझिए, गांठ बांध कर रखिए। देशभक्ति से ज़्यादा कोई भक्ति नहीं होती। अपनी तो बहुत भक्ति करते हो, भगवान की भी भक्ति करते हो, लेकिन मेरा ये देश है जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे वजूद दिया है, जिसने मुझे नौकरी दी है, जिसके यहाँ बैठकर मैं कमाई करता हूँ,
उसके ऊपर अगर बाहर का आदमी आकर अगर पैर भी लगाना चाहता है तो मैं उस पैर को हटा दूंगा। ये आप में जज्बा होना चाहिए। तो चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह में किसी और शख्सियत को लेकर आऊंगा, किसी और हस्ती को लेकर आऊंगा। वो कहाँ से होगा मुझे नहीं मालूम, फिल्म इंडस्ट्री से होगा या टीवी इंडस्ट्री से होगा, राजनीति से होगा, या ऐसे ही हमारे क्रांतिकारियों के वंशज से होगा। वेट कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, हमारे आज के क्रांतिकारी के जीवन के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। मैं चाहूँगा कि जितनी बातें मैंने उनके वंशज से निकाली हैं, उसके बाद अगर कोई बातें रह जाती, हमारे पास टाइम कम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और बातें भी मैं हमारे जय हिंद अभियान के एक्सपर्ट हैं दीपक, बहुत कुछ अच्छे राइटर भी हैं, लिखते भी हैं और बहुत कुछ पढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि वो भी अगर कुछ अपनी तरफ से अपनी समीक्षा दें और सारांश में कुछ और बातें बता सकें, तो आप उनसे सुनिए। जय हिंद। तो उम्मीद है आज का एपिसोड देखकर आप लोगों को आनंद आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि भारतीय स्वतंत्रता में न सिर्फ किसी एक विशेष धर्म का योगदान था, बल्कि समूचे हिंदुस्तान ने मिलकर प्रयास किया था, जिसमें से आपने आज अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान के बारे में जाना। तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मैं जानता हूँ अपने अध्ययन के माध्यम से। बहुत सारे साहित्य मैंने पढ़ रखे हैं, जय हिंद अभियान के तहत इन अध्ययनों को करने का मौका मिलता है। तो कुछ ऐसी बातें भी मैं जानता हूँ जो आपको प्रेरित कर सकती हैं, जो आपको जाननी चाहिए। ये जानने से आप में भी निसंदेह राष्ट्रभक्ति का संचार होगा। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बहुत गहरी दोस्ती थी। मैं तो चाहता हूं जय और वीरू की जगह राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के किस्से और मुहावरे लोगों तक जाएं। लोग इस दोस्ती के बारे में बात करें, तब जाके हमारा हिंदुस्तान एक सूत्र में बंध पाएगा। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि वो समय था जब मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू था। 1914 और 1918 के आसपास की बात है। और 1918 में ही मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी और अशफाक उल्लाह खान जी जब अपने स्कूल में पढ़ते तो धीरे धीरे देशभक्ति की तरफ उनकी ललक बढ़ रही थी और उतनी ही ललक उनकी बढ़ रही थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलने की। लेकिन मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के तहत राम प्रसाद बिस्मिल जी फरार थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया तो खुशी के मारे उन्होंने भारत में कई लोगों पर चल रहे अभियोग को समाप्त कर दिया। इसी के तहत राम प्रसाद बिस्मिल जी भी के ऊपर लगा हुआ अभियोग समाप्त कर दिया गया और वो पुनः शाहजहांपुर लौट आए। एक बार उनकी मुलाकात जब अशफाक उल्लाह खान जी से हुई तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उतनी गर्मजोशी से अशफाक उल्लाह खान जी को गले नहीं लगाया, क्योंकि उनमें लगा कि एक लड़का मुझसे इस तरह क्यों मिलना चाहता है। हालांकि अशफाक उल्लाह खान के भाई साहब जी से दोस्ती थी राम प्रसाद जी की, और अशफाक उल्लाह खान के भाई साहब अशफाक उल्लाह खान को राम प्रसाद बिस्मिल जी से इसलिए मिलाना चाहते थे क्योंकि अशफाक उल्लाह खान जी में शेर व शायरी का बहुत अच्छा हुनर था। उनके भाई साहब को ये लग रहा था कि वो हुनर और निखरेगा, लेकिन अशफाक उल्लाह खान जी ये जानते थे कि मैं किस लिए मिलना चाहता हूँ। और जब वो मिले दूसरी बार तो पंडित जी ने उन्हें अपने गले लगाया, अपने तरीके से उनको परखा होगा। जैसे एक क्रांतिकारी अपने संगठन में लेने के पहले किसी को परखता है, वैसे उन्होंने परखा होगा। और धीरे धीरे ये मित्रता, एक कट्टर हिंदू और एक कट्टर मुसलमान, दोनों एक दोस्त, एक घर में एक थाली में भोजन करना, इससे बढ़िया अनुपम उदाहरण एकता का हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे बंगाल के बहुत सारे क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस और अन्य भी अनुशीलन समिति के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में आने लगे, क्योंकि यहाँ से भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी और वो लोग भी आके करने लगे। तो बाद में मिलकर विचार बनाया गया कि क्यों ना एक संगठन बना लिया जाए। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल और बख्शी जी, रास बिहारी बोस जी, सबने मिलकर एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी HRA के तहत सबसे पहले 1925 में एक पर्चा बांटा गया और उस पर्चे को बांटने में इस संगठन ने अपनी पहुंच ब्रिटानिया हुकूमत को दिखाई कि एक ही दिन में वो पर्चा लाहौर, ढाका, नागपुर, पूना, उत्तर प्रदेश हर जगह बटा। तो इससे ये क्रांतिकारी संगठन कितना व्यापक है, ब्रिटिश को इसके बारे में आभास हो गया। और दूसरी बात, इतनी खुफिया तरीके से इन्होंने ये काम किया कि अंग्रेज पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि आखिर ये पर्चे बांट कौन रहा है, जबकि ये काम HRA का ही था, जिसमें अशफाक उल्लाह खान जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, बख्शी जी थे, सचिन नाथ सान्याल जी थे।
खैर, ये तो हुई संगठन शुरू होने की बात। इसके बाद इन लोगों के पास धन की नितांत कमी रहती थी, क्योंकि सब घर बार छोड़ के और सब निम्न मध्यवर्गीय परिवार से ही आते थे, तो डकैतियां डालना इनकी मजबूरी होती थी, क्योंकि विदेशों से हथियार खरीदना, बम की फैक्ट्रियां लगाना, अंग्रेजों पर हमले करने के लिए धन की आवश्यकता थी। और उस समय हमारी भारतीय नागरिक इतने जागरूक नहीं थे कि वे इन स्वतंत्रता सेनानियों की महानता को समझ सकें और उन्हें धन मुहैया करा सकें। आपको हम बता दें, जब काकोरी कांड की बात कई मीटिंग में फाइनल हुई कि अब काकोरी कांड करना ही है, तो उस दिन सारे के सारे क्रांतिकारी बहुत खुश हुए और सब खुशी के नाम पर कहे कि आओ चले पार्टी करते हैं। आपको यकीन दिलाऊं कि उस पार्टी में उन्होंने क्या किया होगा। वो पार्टी थी दाल और भात की। मतलब जितने लोग मीटिंग में थे, आज उनके लिए पूरी तरह से दाल और भात की व्यवस्था थी, और ये उनके लिए पार्टी का सबब था। तो आप सोचिए, दाल भात एक साथ मिल जाना उनके लिए पार्टी थी, तो उनका रोजाना जीवन कैसा रहता होगा। मात्र एक एक कपड़े, जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। रात को वो धोते थे, अंगोछा पहन के उसको गार के सूखने का इंतजार करते थे। सुबह वही पहन के ये लोग भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए इतना दीवानापन अब के लोगों में नहीं दिखता। हालांकि अब तो हम आज़ाद हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों का गुलाम तो अभी भी हमारे सर पर है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, अन्य बहुत तरह की समस्याएं हैं हिंदुस्तान में। हमारी युवा पीढ़ी को इन चीज़ों को दूर करने के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों से सबक लेना चाहिए। खैर, हम आते हैं अशफाक उल्लाह खान जी पे। तो काकोरी कांड में जैसे कि आफाक जी ने बताया कि अशफाक जी ने विरोध किया था कि हम लोग अभी इतने मजबूत नहीं हैं कि सीधे हुकूमत से टक्कर लें, और अंत में उनकी बात सही भी निकली। उनकी बात इसलिए सही निकली कि काकोरी कांड के तहत ही जब अभियोग चलाया गया तो हमारे 4 अनमोल रत्नों को फांसी दी गई। उनमें से थे एक अशफाक उल्लाह खान जी भी। अशफाक उल्लाह खान जी को बचपन से ही कसरत का शौक था और वो निडर तो थे ही, साथ में जब गिरफ्तारियां का दौर शुरू हुआ तो अशफाक उल्लाह खान जी के घर पे एक सीआईडी इंस्पेक्टर फसाद हुसैन करके सुबह 4 बजे आए, और उनके भाई रियासतुल्लाह खान सो रहे थे। सुबह 4 बजे के आसपास उन्हें लगा कि कौन आ सकता है। वो गए, दरवाज़ा खोले तो सामने हुसैन जी खड़े थे। तो उन्होंने कहा आपके घर की तलाशी लेनी है। तो हुसैन जी, रियासतुल्लाह खान जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे तलाशी का वारंट दिखाइए। तो जल्दबाजी में हुसैन ने उनको जो वारंट दिखाया तलाशी का, वो वारंट नहीं था, वो अशफाक उल्लाह खान की गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। और रियासतुल्लाह खान ने भी इस तरह का अभिनय किया कि उन्होंने तलाशी वाला वारंट ही पढ़ा है, उन्होंने जल्दी से दे दिया, हाँ मैंने देख लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं घर की महिलाओं को पर्दा करवा दूं, तब आप भीतर आए। और उन्होंने जाकर अंदर इत्तला कर दिया कि ऊपर अशफाक जी सो रहे हैं, उनको तुरंत इत्तला कर दिया जाए कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है, वो तत्काल यहाँ से रवाना हो जाए। और वापस रियासत जी ने आकर पुलिस वालों से कहा कि आप लोग अंदर आइए, अब तलाशी ले लीजिए। और अशफाक जी ऊपर छत से ही कूद के वहाँ से फरार हो गए। वो वहाँ से नेपाल गए, बाद में इसी तरह होते हुए कानपुर गए, लखनऊ आए। बिहार के डाल्टनगंज में उन्होंने लाला का भेष धारण करके 8 महीना 50 रुपये के मासिक पर नौकरी भी की थी। आपको ये भी बता दूं कि डाल्टनगंज में उनको कोई पहचान नहीं सका था। अगर अशफाक जी चाहते तो पूरा जीवन डाल्टनगंज में बिता सकते थे, सुरक्षित जीवित रहते हुए। लेकिन उन्हें बेचैनी महसूस हुई कि हमारे कुछ भाई पे अभियोग चल रहा है, कुछ भाइयों को सजाएं मिल रही है, तो मैं यहाँ तो नहीं बैठ सकता। वहाँ से वे फिर दिल्ली आए। दिल्ली में उनके एक पुराने परिचित मिले। उन परिचित के धोखे की वजह से ही कहा जाता है कि अशफाक जी गिरफ्तार कर लिए गए। जब गिरफ्तार कर लिए गए तो इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आए दिन कुर्कियां होने लगी, आए दिन पुलिस महकमा इनके घर पे दस्तक देता, छापेमारी करता, परेशान करता। और रियासतुल्लाह खान जी ने जितने दर्द और जितने कष्ट झेले हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अशफाक उल्लाह खान जी का दर्द एक तरफ, और उनकी रहनुमाई के लिए रियासतुल्लाह खान जी ने जितना कुछ कुर्बान किया, उनका दर्द एक तरफ। दिन रात वो सिर्फ इसीलिए भटकते रहते थे कि मेरा भाई जेल में ठीक तो है, मेरा भाई सही से तो है, मैं उसको कैसे छुड़ा पाऊँ। हालांकि अशफाक जी बार बार रियासत जी से कहते थे कि मैं धन्य हूँ जो आपके भाई के रूप में जन्म लिया हूँ, लेकिन आप इतना कष्ट ना उठाएं मुझे छुड़ाने के लिए। और ये भी उनसे कहा जाता था, अशफाक जी से, नूर मोहम्मद उनके वकील थे, और ऐनुद्दीन जी एक बड़े अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि हार्टन से मिलके हम लोग माफ़ीनामा वगैरह की बात करते हैं, कम पैरवी अच्छे से की जाए, छोड़ दी जाए। इसके पक्ष में अशफाक जी कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा पहला मुसलमान हूं जो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के लिए भारत माता की बलिवेदी पर कुर्बान होने जा रहा है,
और मैं अपने नाम पर कोई कलंक नहीं लगने देना चाहता। मैं कोई माफ़ीनामा नहीं लिखना चाहता, मुझे कोई माफ़ी चाहिए भी नहीं। मैं खुश हूँ कि मैं अपने देश पर कुर्बान होने जा रहा हूँ। कभी कभी बिस्मिल जी उनसे कहा करते थे कि अशफाक जी चलो अब तो हम लोग निकल ही रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर से आऊँगा। यह भी आपने बातों में भी सुना होगा। तो उसके जवाब में अशफाक जी कहते हैं कि जाता हूँ खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, ना जाने कब हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ फिर आऊँगा, फिर आकर ए भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूँ पर मजहब से बच जाता हूँ, मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। यदि मिले कहीं खुदा मुझको अपनी झोली फैला दूंगा, जन्नत के बदले में उनसे पुनर्जन्म ही मांगूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि अशफाक उल्लाह खान हिंदू ना होते हुए भी हिंदू की इस परंपरा का पालन कर रहे थे कि अगर पुनर्जन्म मिल सकता है तो हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे फिर से भेजो, मैं फिर से इस हिंदुस्तान की धरती को आज़ाद कराने के लिए लड़ना चाहूँगा। अंत में फांसी के तख्ते पर जाने से पहले तंग हम भी आ चुके हैं उनके जुल्म के बेदाद से, चल दिए हैं रोए अदम जिंदाने फैजाबाद से। यही कहकर अशफाक उल्लाह खान हंसते हंसते फांसी की बलिवेदी पर चढ़ गए और अपने आप को इस देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आज किसी भी प्रकार के धर्म और जाति के बंधनों में ना पड़कर इस देश की मजबूती के लिए जो हो सके वो करने के लिए एक दूसरे का साथ दें और एक मजबूत हिंदुस्तान का निर्माण करें। जय हिंद।